नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार पर। और इस चैनल पर हम अपलोड करते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस। यह वीडियो कक्षा 8वीं की इतिहास का तीसरा पार्ट ग्रामीण समाज और ग्रामीण जीवन और समाज का है। और इसमें हम पढ़ रहे थे कि अंग्रेजी शासन के बाद भारत के गाँवों की क्या स्थिति बनती है और लगान की व्यवस्था कैसे स्थापित की गई। इसमें सबसे पहले हमने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था पढ़ी, जो कि बंगाल प्रांत में लागू की गई थी। अब दक्षिण और पश्चिम भारत में एक नई लगान की व्यवस्था लागू की गई, जिसे रैयतवारी व्यवस्था कहते हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस मिलते रहे आपको सबसे पहले। तो रैयतवारी व्यवस्था एक नई प्रकार की व्यवस्था थी, जिसे दक्षिण और पश्चिमी भारत में लागू किया गया। इसका नाम रैयतवारी व्यवस्था था। हमने जहां देखा था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में कि जमींदारों के साथ करार किया गया था, परंतु इसमें डायरेक्ट किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, करार किया गया। इन इलाकों में परंपरागत रूप से जमींदार नहीं थे, इसलिए कंपनी ने यहाँ पर कोई नए जमींदार नहीं बुलाए, बल्कि किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्थाओं में कुछ इसमें बदलाव लाया गया और इसमें लगान उपज के आधार पर तय किया गया। उपज के आधार पर लगान भी तय हुआ और उन्होंने जमीन की गुणवत्ता को देखते हुए और पिछले कुछ वर्षों में उपज का औसत निकालकर लगान तय किया। किसानों की खेती पर होने वाले खर्च को भी काटा गया और उसके बाद 50% लगान तय किया गया। मतलब किसान को जो खेत में खर्च होता है, उसको हटाने के बाद जितना भी फसल होगा उसका 50% सरकार को देना पड़ता था। परंतु इसे स्थायी नहीं बनाया गया। हर 30 साल के बाद लगान की राशि में बदलाव किया जाना तय कर दिया गया और इस व्यवस्था में किसान ही जमीन के मालिक माने गए। वहाँ जमींदार मालिक थे और यहाँ किसान मालिक हो गए। यह हुआ दक्षिणी और पश्चिमी प्रांत में। एक अलग प्रकार की व्यवस्था की गई, जिसे हम माहलवारी व्यवस्था कहते हैं। यह भारत के पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांत में किया गया। वहां पर उन्होंने सीधा किसानों की जगह गांव के बड़े जमीन मालिक या परिवार, जिन्हें माहल कहा जाता था, वहां पर बड़े बड़े जमीन के मालिकों को महाल कहा जाता था और इसलिए इस व्यवस्था का नाम माहलवारी व्यवस्था माना गया और उन्हीं से लगान वसूल करने का करार किया गया। यही कारण है कि इस व्यवस्था को माहलवारी व्यवस्था कहा गया। इसमें बड़े परिवार या गांव के प्रमुख, जिसे हम लोग माहल कहते हैं, वो पूरे गांव से लगान इकट्ठा करते थे और उसे सरकार को पहुंचाते थे। लगान की मात्रा वही थी जो कि रैयतवारी व्यवस्था में थी। क्या व्यवस्था थी? उपज से खेती के खर्च को हटाने के बाद जो बचे उसका 50% लगान तय था और इसे भी 30 वर्षों के लिए लागू किया गया। तो इस मैप के आधार पर हम देख सकते हैं कि कहां पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। तो इस मैप के आधार पर हम कहते हैं कि कुल कृषि योग्य भूमि की 19% पर अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी, जो कि इस क्षेत्र में थी। 29% पर माहलवारी व्यवस्था थी, जो कि इन क्षेत्रों में थी और सबसे ज़्यादा 52% रैयतवारी व्यवस्था, जो कि इस क्षेत्र में थी, व्यवस्था की गई थी। तो नई लगान की व्यवस्था का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हमने देखा कि ग्रामीण जीवन पर इससे बहुत अधिक प्रभाव होने लगा, क्योंकि देखिए इसमें लगान का डेट निश्चित था और उस डेट को जमींदारों को लगान पहुंचाना ही पड़ता था। जमींदारों के ही लोग होते थे, इसलिए सभी जमींदार जबरदस्ती लगान वसूल नहीं कर पाते थे और यही कारण है कि उन्हें लगान देने के लिए अपने जमीनों को गिरवी रखनी पड़ी। उनका किसानों के साथ पुराना संबंध भी था, भावनात्मक रूप से वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फसल खराब होने या अकाल की स्थिति में वे दबाव नहीं बना पाते थे। तो इस प्रकार उन्हें अपने जमीन को बंधक और बेचने की जरूरत महसूस होने लगी और एक नया वर्ग, जिसे हम महाजन वर्ग कहते हैं, महाजन वर्ग का प्रारंभ हो गया।
इन लोगों के द्वारा जमीन के एवज में पैसा दिया जाने लगा। जमीन के एवज में इन लोगों के द्वारा लोगों को पैसा दिया जाने लगा। इसलिए यह समूह गांव का सबसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि गांव के कई किसान और जमींदार इन्हीं से कर्ज लिया करते थे। लगान की दर तीनों ही व्यवस्थाओं जो हमने पढ़ा, महलवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, तीनों में ही लगान की दर बहुत ज़्यादा थी। इसलिए किसान और जमींदार अपने जमीन इन्हें कर्ज लेना पड़ता था और इस प्रकार महाजन काफ़ी आगे बढ़ने लगे। महाजन के अलावा किसान और जमींदार दोनों की स्थिति अंग्रेजी राज्य में काफ़ी खराब हो गई थी। अंग्रेज सरकार को तो लगान से मतलब होता था, उन्हें खेती में सुधार की कोई चिंता नहीं थी। तो हमने देखा कि किसान और जमींदार दोनों ही बर्बाद हो गए। मजबूत कौन हुए? तो केवल महाजन और नए जमीन के मालिक, जिन्हें पुराने जमींदारों की जगह ली थी। तो जब पेट जलता है तो क्रांति होती है। किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, जमींदारों की भी स्थिति काफ़ी दयनीय थी और इस स्थिति को देखते हुए 1875 में दक्कन में एक विद्रोह होता है। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला में 1875 में किसानों का गुस्सा भड़क गया। यह गुस्सा महाजनों के प्रति था। यहाँ पर रैयतवारी प्रथा लागू थी। ये लोग लगान की ऊंची दर से परेशान थे और उसके ऊपर महाजन का कर्ज भी चुकाना मुश्किल हो रहा था। एक बार जब वे महाजन से कर्ज ले लेते तो जीवन भर वे उसको चुका नहीं पाते थे, क्योंकि उनका सारा धन तो लगान चुकाने में ही चला जाता था। तो यह सूद पर लिया गया महाजन का पैसा वह कैसे चुकाते? उन लोगों ने महाजन का सामाजिक बहिष्कार किया, उनके घरों पर हमला कर दिया और लाल बही और दस्तावेज को लूट लिया। इसलिए किसानों ने उनके दस्तावेजों को जला दिया और कहा कि हम महाजनों को पैसा वापस नहीं करेंगे। तो 1875 में दक्कन का विद्रोह हुआ। आगे अंग्रेजों ने ऊंचा लगान तो लिया ही, बाजार के लिए नई फसलों का उत्पादन पर भी दबाव बनाया। नई लगान व्यवस्था के साथ साथ अंग्रेजी सरकार ने अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के फसलों के उत्पादन के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया। ऐसी फसलें वे उपजाना चाहते थे जिसका भारत में कोई उपयोग नहीं था। जैसे बंगाल में किसानों को जूट, असम में चाय, बिहार में नील, शोरा, अफीम, मध्य पश्चिम भारत में कपास, इस प्रकार की फसलों का उत्पादन करने को कहा गया। उस समय भारत के लोग इन प्रकार की फसलों का कोई विशेष इस्तेमाल नहीं करते थे। ज़बरदस्ती वे लोग अपने फ़ायदे के लिए यह सब चीज़ उपजवाने लगे, मगर बाज़ार में इनकी कीमतें ज़्यादा होती थी और किसान इसे बेचकर नकद पैसा प्राप्त करते थे। इसलिए इन फसलों को नकदी फसल कहते हैं। यह खाने योग्य तो नहीं होती, मगर इसे बेचकर किसानों को नकदी प्राप्त हो जाती थी और कंपनी इसे खरीदकर अपने कारखानों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करती थी और दुनिया के अलग अलग देशों में बेचती थी। सभी की तरह नकदी फसल में अंग्रेजों का ज़्यादा जोर नील के उत्पादन पर था। नील का उत्पादन बिहार में वे लोग करवाते थे, चंपारण जिला में। बहुत पहले से ही समूचे यूरोप को कपड़े को रंगने के लिए भारतीय नील की मांग थी और अंग्रेज व्यापारियों को इससे काफ़ी मुनाफा भी होता था। इसलिए वे किसान को ज़्यादा धन देकर भी सहायता करते थे ताकि वह नील की खेती कर सके। लेकिन जब वे शासक बन गए तो इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए वे क्या करने लगे? किसानों को डराने और धमकाने लगे और उन्होंने यह तय कर दिया कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करनी ही होगी। अधिकारी एवं व्यापारियों ने स्वयं ही जमींदारों से जमीन लेकर उस पर नील की खेती करने लगे। लेकिन
नील की खेती से किसानों की जमीन बंजर हो जाती थी, इसलिए इसमें अनेक तरह की समस्याएं आने लगी। नील की खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई। वह अपने जमीन के एक बेहतर हिस्से पर इसकी खेती उन्हें करनी पड़ती थी और सरकारी अधिकारी उन्हें बाध्य करते थे नील की खेती करने के लिए। किसानों की प्राथमिकता खाद्य फसलों की होती थी। उन्हें भोजन नहीं जुटता था और उन्हें अपने खेत में नील उगाना पड़ता था। खाद्य फसलें उपजाने से उन्हें साल भर का अनाज मिलता था और बुरे दिन में वह उसे बेचकर कुछ पैसा भी प्राप्त करते थे। और नील की खेती तो मौसम की थी। अंग्रेज बागान मालिक किसान से जबरन हल बैल लेकर नील बुआई करवा देते और धान की फसल में देर हो जाती थी। नील की खेती जिस खेत में होती थी वहां सालों कोई फसल नहीं उपजता था, पूरी जमीन बंजर हो जाती थी। इस सब का असर यह हुआ कि किसान के पास अनाज की कमी हो गई, क्योंकि कम खेत पर अनाज उपजाया जाने लगा। जब कभी भी सूखा या बाढ़ के कारण फसल उत्पादन कम हुए तो किसान के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचता और वे महाजन से उन्हें कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसान अंग्रेज जबरदस्ती लोगों से नील की खेती करवाने लगते हैं और धरती बंजर होने लगती है। नील दर्पण नामक एक पुस्तक है। नील की खेती के कारण किसान की जो कठिनाई हो रही थी, तो एक बंगाली नाटक नील दर्पण में बहुत ही अच्छी तरह से उसका वर्णन किया गया है, जिसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। 1860 में यह पुस्तक बिना नाम के छपी थी। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ कुछ छापने पर दंडित किया जाता था। इसलिए दीनबंधु मित्र ने एक नाटक के माध्यम से नील की खेती में होने वाले समस्याओं को उजागर किया और उन्होंने उसमें अपना नाम भी अंकित नहीं किया। 1860 में यह पुस्तक बिना नाम के छपी। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया माइकल मधुसूदन दत्त ने। इस नाटक में उसने दिखाया कि नील किसानों की दुर्दशा वास्तविक रूप से कैसे हुई। एक नील किसान गुल्लुक चौधरी नाटक का पात्र था। अपने साथी किसान से कहता है, अब मैं नील की खेती नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। भीख मांग कर खा लूंगा। अगर सरकार ने ज्यादा तंग किया तो गांव छोड़ दूंगा, लेकिन अब नील की खेती नहीं करूंगा। बिहार की जनता नील की खेती से इतनी ज्यादा ऊब गई कि उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसे हम नील किसानों का विद्रोह कहते हैं। बंगाल में नील की खेती बड़े पैमाने पर करवाई जा रही थी और किसान बहुत दुखी थे। उनके पास अनाज का अभाव हो जा रहा था। बार बार पड़ने वाले अकाल और भूखमरी से किसानों ने विद्रोह कर दिया। वे अब साफ मना करने लगे कि वे नील की खेती नहीं करेंगे और उन्हें बागान मालिकों को लगान चुकाना भी बंद कर दिया। जब अति होता है तो क्रांति हो जाती है। औरतों ने पुरुषों के साथ मिलकर नील की फैक्ट्रियों पर जहां नील बनाया जाता था हमला बोल दिया और इस संघर्ष में भारतीय जमींदारों ने भी किसानों का साथ दिया। वे अपने क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब वे बिल्कुल ही अंग्रेजों से उबने लगे, उनकी जातियों से तंग आने लगे। जैसे जैसे विद्रोह फैलने लगा, बंगाल में पढ़े लिखों के द्वारा अखबार और पत्र पत्रिकाओं लेख लिखकर इसका समर्थन किया गया। अब इसके बाद अंग्रेजों को नील की खेती से क्या समस्या हुई, इससे परिचित कराया जा रहा था। वे अपने फायदे के लिए बस नील की खेती कराए जा रहे थे, लेकिन इससे किसानों को क्या दिक्कत आ रही थी, अब अंग्रेजों को समझ में आने लगा। अखबार में अंग्रेजी बागान मालिकों को खूब लिखा गया और इस विद्रोह की एक खास बात यह थी कि सरकार ने इसे दबाने का प्रयास नहीं किया गया और धीरे धीरे बंगाल के कुछ इलाकों में इसकी खेती समाप्त कर दी गई। अब जानते हैं बिहार और नील की खेती के बारे में। बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से चंपारण,
मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाकों में की जा रही थी। यहाँ अंग्रेज बगान मालिकों ने कुछ बड़े जमींदारों से पट्टे पर जमीन प्राप्त किया और नील की खेती शुरू की। जमींदार ने भी कर्ज के बोझ को कम करने के लिए खुशी से अपना जमीन अंग्रेजों को दे दिया। इन दोनों क्षेत्र के अलावा भागलपुर और शाहाबाद क्षेत्र में भी नील की खेती हुई। बिहार में नील की खेती बहुत ज़्यादा हुई और चंपारण विद्रोह इसके लिए नामी है। नील के अलावा अंग्रेज़ों ने अफीम और पटसन शोरा भी उपजवाए। वर्तमान का गया जिला अफीम उत्पादन में बंगाल में प्रथम था। आज का जो बिहार और गया है वह उस समय बंगाल में सम्मिलित था। गया में अफीम उत्पादित कराया जा रहा था और चंपारण मुजफ्फरपुर में नील की खेती कराई जा रही थी। नील के उत्पादन कैसे होता था उसका यह चित्र है। बिहार में नील की खेती दो तरीकों से हो रही थी। एक जिरात और दूसरा आसामी बार। एक में अंग्रेज स्वयं अपने बागान की देखभाल करते थे और मजदूरों से काम कराते थे, और आसामी बार में वे रैयतों के माध्यम से नील की खेती करवाते थे। कुछ रैयत को तो अंग्रेजों ने नील की खेती के लिए आरक्षित भी कर लिया था। अंग्रेज उन्हें कुछ खर्चा देते और उनसे नील की खेती कराते। कृषि के कार्य में लगने के बदले उन्हें बहुत ही कम मजदूरी मिलती थी। तिनकठिया प्रणाली, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तिनकठिया प्रणाली के इस अंतर्गत चंपारण में प्रचलित किया गया कि किसी का भी जमीन हो उसे 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करनी ही करनी है। इसके अंतर्गत किसान को अपने ज़मीन के 3 कट्ठे पर प्रति बीघा के दर से नील की खेती करनी पड़ती थी, और इसी के विरोध में महात्मा गांधी पश्चिम चंपारण गए थे और अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इन दोनों प्रकार की खेती में किसान शोषित हो रहे थे, उनका ज़मीन खराब हो रहा था, उनके पास अनाज की कमी हो रही थी। नई भू राजस्व व्यवस्थाएं अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने साम्राज्य की निर्माण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम थे, और यहीं से भारत की गरीबी की स्थिति बढ़ती जाती है। इन व्यवस्थाओं ने भारत की परंपरागत भूपति और किसानों को में कई तरह का असंतोष को जन्म दे दिया, और जिसके कारण आगे अनेक विद्रोह होने लगे। इस प्रकार हमने यह पाठ पूरा कर लिया है। यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।